अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम टॉपिक नंबर 6 से लेके टॉपिक नंबर 10 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 6 के साथ, जो कि है रोल ऑफ ICT इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। पिछले लेसन में हमने आईसीटी की डेफिनेशंस, उसके की कॉन्सेप्ट्स और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से उसकी जो रेलेवेंस थी वो डिस्कस की थी। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि आईसीटी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए किस तरह यूजफुल है और आईसीटी यूज करते वक्त सेफ्टी कंसर्न्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क भी डिस्कस किए थे, जो टीचर्स को हेल्प करता है कि वो अपने क्लासरूम में आईसीटी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली ये समझेंगे कि आईसीटी का असल रोल क्या है और ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम एक ब्रेनी वार्म अप एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि आईसीटी क्या है, हमने अपनी डेली लाइफ में आईसीटी को कहाँ कहाँ यूज किया है और किस तरह आईसीटी हमारी लर्निंग और कम्युनिकेशन को इजी बनाता है। ये वार्म अप एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को मेंटली रेडी करती है ताकि वो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा इफेक्टिवली समझ सके। ठीक है, इसके बाद आता है रोल्स एंड रीजंस का कॉन्सेप्ट। हर चीज का कोई ना कोई रोल होता है और हर रोल के पीछे एक रीजन होता है, यानी अगर कोई चीज हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले कर रही है तो उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। ठीक है, इसी तरह आईसीटी भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस रोल के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आईसीटी का यूज सिर्फ ट्रेंड की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसका एक क्लियर पर्पस है, यानी लर्निंग को बेटर बनाना और टीचिंग को इजी और इफेक्टिव बनाना। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझने के लिए हम 4 Rs फ्रेमवर्क जो है उसको समझते हैं। ये फ्रेमवर्क 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर बेस्ड है: रोल्स, रीजंस, रेलेवेंस और रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये 4 Rs का फ्रेमवर्क है। यहाँ सबसे पहले हम रेलेवेंस को समझते हैं। रेलेवेंस का मतलब है कि आईसीटी हमारी लाइफ और एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है। आज का जो जमाना है ना, ये इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। हर दिन, हर वीक और हर साल इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। इसी वजह से इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ आईसीटी का रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि आईसीटी हमें हेल्प करता है कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, समझना और यूज करना किस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ जो है ना, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंफॉर्मेशन अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बल्कि इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी होती है। आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, अब हम व्हाई आईसीटी इज रिक्वायर्ड इस बात को समझते हैं। आईसीटी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें अपने बच्चों को इस मॉडर्न इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना होता है। आज का वर्ल्ड जो है ना वो डिजिटल है और बच्चों को ये सीखना जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरह हैंडल करें और किस तरह डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करें। इसी के साथ टीचर्स का प्रोफेशनली ट्रेन होना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के बहुत से स्कूल्स में टीचर्स को आईसीटी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से आईसीटी का इफेक्टिव यूज नहीं हो पाता। ठीक है, आईसीटी का रोल स्कूल के 3 एनवायरनमेंट में भी होता है, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और टेम्परल एनवायरनमेंट। सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट को समझते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्लासरूम की फिजिकल सेटिंग होती है, जिसमें फर्नीचर, इक्विपमेंट, क्लासरूम का लेआउट और ओवरऑल डिजाइन शामिल होता है। अगर क्लासरूम में प्रॉपर आईसीटी टूल्स अवेलेबल हो, जैसे कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स या स्मार्ट बोर्ड, तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन होता है, यानी जब बच्चे स्कूल आते हैं, टीचर उनको किस तरह ग्रीट करता है, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करता है और किस तरह उनको लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है। ये सब जो है ये सोशल एनवायरनमेंट का
पार्ट होता है। आईसीटी सोशल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसकी मदद से टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है टेम्परल एनवायरनमेंट। टेम्परल का मतलब टाइम होता है। इसका रिलेशन क्लासरूम के शेड्यूल और टाइमिंग से होता है, यानी लेसन किस वक्त होगा, ब्रेक किस वक्त होगी और एक्टिविटीज का शेड्यूल किस तरह अरेंज किया जाएगा, ये सब टेम्परल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। आईसीटी यहाँ भी हेल्प करता है क्योंकि डिजिटल टूल्स और प्लानिंग सॉफ्टवेयर की मदद से टीचर्स अपना शेड्यूल बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन तमाम चीजों को समराइज करें तो हमें समझ आता है कि आईसीटी का रोल इन तीनों एनवायरनमेंट्स में इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर आईसीटी सिर्फ एक एनवायरनमेंट में यूज किया जाए और बाकी में इग्नोर की जाए तो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं हो सकते। इसलिए आईसीटी का प्रॉपर इंटीग्रेशन हर डायमेंशन में जरूरी होता है। आईसीटी जो है ना वो आजकल हर जगह मौजूद है। बच्चे ऑलरेडी आईसीटी से एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो या टेलीविजन के थ्रू ही एक्सपोज हुए हो। ठीक है, इसलिए टीचर्स का रोल जो है ना वो ये है कि वो आईसीटी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि लर्निंग टूल के तौर पर यूज करें। आईसीटी का असल पर्पस ये है कि बच्चों में मेटा कॉग्निशन डेवलप की जाए, यानी उनको लर्निंग टू लर्न सिखाया जाए। इसका मतलब ये है कि बच्चे सिर्फ नॉलेज रिसीव ना करें बल्कि ये भी सीखें कि नॉलेज को कैसे हासिल करना है और कैसे उस नॉलेज को यूज करना है। इसलिए आईसीटी को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी या गेम के तौर पर यूज नहीं करना चाहिए बल्कि इसे लेसन का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए। जब आईसीटी प्रॉपरली करिकुलम में इंटीग्रेट होता है तब लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव, मीनिंगफुल और इंगेजिंग बन जाती है, खास तौर पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। ठीक है जी, टॉपिक नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन अर्ली चाइल्डहुड। जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट में आईसीटी इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर स्कूल या क्लासरूम में आईसीटी के यूज के लिए प्रॉपर रूल्स होने चाहिए जो रिटन फॉर्म में हो और उन्हें तमाम स्टाफ तक क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए। इसका फायदा ये होता है कि हर पर्सन को पता होता है कि आईसीटी का यूज किस तरह और किन लिमिट्स के अंदर करना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है चिल्ड्रन सेफ्टी। जब भी हम आईसीटी टूल्स यूज करते हैं हमें ये इंश्योर करना होता है कि वो चिल्ड्रन के लिए सेफ हो। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए जो बच्चों की सेफ्टी के लिए हैजर्ड बन सकती हो। अर्ली चाइल्डहुड में सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, इसलिए हर आईसीटी टूल को सेफ्टी गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है एप्रोप्रिएटनेस, यानी जो सॉफ्टवेयर या आईसीटी टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो चिल्ड्रन की एज के मुताबिक होने चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर एज एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो लर्निंग को एनहेंस करने के बजाय कंफ्यूज कर सकता है। आईसीटी को एक गाइडलाइन की तरह यूज करना चाहिए, ना कि पूरी लर्निंग को सिर्फ सॉफ्टवेयर पर डिपेंड कर देना चाहिए। हमें ये भी चेक करना होता है कि सॉफ्टवेयर एजुकेशनली रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फंक्शनैलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अक्सर स्कूल्स में मॉडर्न लैब्स और एडवांस टेक्नोलॉजी तो होती है लेकिन ट्रेन्ड स्टाफ नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि लैब्स लॉक्ड रहते हैं और उनका यूज ही नहीं होता। आईसीटी का असल एप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन्ड हो और आईसीटी टूल्स को कॉन्फिडेंटली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजेबिलिटी। आईसीटी को इंटीग्रेट करते वक्त हमें स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम से। जब सिस्टम मैनेजेबल हो जाए तब उसे ग्रेजुअली एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर एक मेन कंप्यूटर 10 कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो टीचर को पता होना चाहिए कि हर क्लासरूम में आईसीटी किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासरूम में आईसीटी टूल्स का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जगह कंजेस्टेड ना हो। अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को मूवमेंट की जरूरत होती है, इसलिए क्लासरूम में उनके लिए वॉक करने और मूव करने की स्पेस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। क्लासरूम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें जरूरत पर कॉर्नर क्रिएट किए जा सके, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कॉर्नर या रीडिंग कॉर्नर। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये क्लासरूम को डायनामिक और क्रिएटिव बनाती है। ठीक है,
इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो है कनेक्टिविटी। हाई स्पीड इंटरनेट और स्ट्रॉन्ग वायरलेस नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीटी का ज्यादातर यूज जो है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज के जरिए होता है। अगर कनेक्टिविटी वीक होगी तो आईसीटी का प्रॉपर यूज जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है। फर्नीचर भी आईसीटी इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्ली चाइल्डहुड में फर्नीचर जो है वो बच्चों की हाइट और नीड्स के मुताबिक होना चाहिए। एडल्ट फर्नीचर बच्चों के लिए सुटेबल नहीं होता, इसलिए कस्टमाइज्ड फर्नीचर डिजाइन करना जरूरी होता है। इसके बाद है लाइटनिंग का रोल, कि प्रॉपर लाइटिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लाइट जो है वो रॉन्ग पोजीशन पर हो तो वो बच्चों की आईसाइट के लिए हार्मफुल हो सकती है। स्क्रीन और लाइट का प्लेसमेंट केयरफुली प्लान किया जाना चाहिए। इसी तरह इंस्टॉलेशन डायनेमिक्स भी मैटर करती हैं। अगर क्लासरूम में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड लगाए गए हैं तो उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए कि टीचर के साथ साथ बच्चे भी उसे इजीली यूज कर सकें। आखिरी पॉइंट आ जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट में स्टैटिक का, ठीक है, कि क्लासरूम के कलर्स सूदिंग होने चाहिए और नेचुरल लाइट का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। ब्राइट या शॉकिंग कलर्स आई स्ट्रेन का सबब बन सकते हैं, इसलिए स्टैटिकली प्लीजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन सोशल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हम फिजिकल एनवायरनमेंट पे बात कर रहे थे, अब हम जो है सोशल एनवायरनमेंट में इसका जो एप्लीकेशन है उस पर बात करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में आईसीटी का मेन रोल टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना होता है। टीचर्स के पास जो है वो डिजिटल कैमरास, वेब कैम्स, इंटरनेट एक्सेस और इंटरैक्टिव बोर्ड्स होने चाहिए, ताकि वो एंगेजिंग एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन कर सकें। जैसे क्लासरूम में एक मूड बोर्ड हो सकता है, जहां चिल्ड्रन जो है इंटरैक्टिव बोर्ड पर क्लिक करके बताते हैं कि वो आज कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह टीचर को बच्चे की इमोशनल कंडीशन समझने में मदद मिलती है और इंटरेक्शन जो है वो बेटर होती है। टीचर्स को एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी होना चाहिए, जिसके जरिए वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकें और चिल्ड्रन की प्रोग्रेस पर फीडबैक शेयर कर सकें। जब टीचर प्रोजेक्टर या वीडियो यूज करे तो सिर्फ मूवीज चलाकर खुद बिजी नहीं होना चाहिए, बल्कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पूछने चाहिए और बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए। इससे आईसीटी इंटरैक्टिव बन जाती है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में प्रोग्रामेबल टॉयज भी यूज किए जा सकते हैं। ये टॉयज स्मॉल रोबोट्स की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें सिंपल कमांड्स दी जा सकती हैं। इससे चिल्ड्रन की लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव डेवलपमेंट जो है वो होती है। इसी तरह स्टेम टॉयज भी यूज किए जा सकते हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ये टॉयज पेयर इंटरेक्शन को एनहेंस करते हैं और चिल्ड्रन को कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा टॉकिंग फोटो एल्बम्स और डिजिटल फ्रेम्स भी यूज किए जा सकते हैं, जिसमें पिक्चर्स के साथ ऑडियो कमेंट्री होती है। ये टूल्स जो है ये बच्चों की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं और सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन टेम्परल एनवायरनमेंट। टेम्परल एनवायरनमेंट का मतलब होता है डेली शेड्यूल और रूटीन प्लानिंग। अर्ली चाइल्डहुड में चिल्ड्रन नेचुरली क्यूरियस होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसलिए प्रेडिक्टेबल रूटीन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। टीचर्स विजुअल शेड्यूल बनाकर बोर्ड पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे बच्चे को पता होता है कि उनका नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या होगी। कभी कभी टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ मिलकर शेड्यूल कस्टमाइज करते हैं, जो उन्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। टेम्परल एनवायरनमेंट में जो है वो एम्पल मूवमेंट भी जरूरी है। एक्टिविटीज को बैलेंस करना चाहिए और बच्चों को ना रिमाइंड करवाते रहना चाहिए कि नेक्स्ट क्या एक्टिविटी होने वाली है। इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है और जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। इसी तरह प्रिडिक्टेबल लर्निंग रूटीन्स बच्चे को सिक्योर फील करवाती हैं। जब बच्चों को पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करता है। टेम्परल एनवायरनमेंट में मल्टीपल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जिसमें वार्म अप और कूल डाउन एक्टिविटीज शामिल हों। अगर बच्चे ने डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किया है तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए लाइट एक्टिविटीज दी जानी चाहिए। ठीक है, आउटडोर प्ले टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी सिर्फ रिमाइंडर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल आउटडोर प्ले कंप्यूटर के सामने नहीं बल्कि ओपन स्पेस में ही होना चाहिए।
ठीक है। आखिरी पॉइंट है स्मूथ ट्रांजिशन। शेड्यूल में सडन चेंजेस अवॉइड करने चाहिए, लेकिन कभी-कभी स्मॉल सरप्राइजेस ऐड करना बच्चों की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करता है। इससे उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ता है और वो लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8 की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द की लर्निंग एरियाज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी KLAS। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि की लर्निंग एरियाज या KLAS जो हैं वो क्या होते हैं। KLAS असल में वो इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसिप्लिन्स होती हैं जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिफाइन की जाती हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चों को किन एरियाज में लर्निंग हासिल करनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स ना हर कंट्री में थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए KLAS को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टीचर्स अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज और लेसन प्लान्स इन्हीं एरियाज के अराउंड डिजाइन करते हैं और आईसीटी का यूज करके बच्चों की लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। अगर हम सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान 2021 और प्री स्कूल करिकुलम UK 2023 को कंपेयर करें तो दोनों में ज्यादातर लर्निंग एरिया सेम मिलते हैं। पाकिस्तान के सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक अर्ली चाइल्डहुड के इम्पोर्टेंट जो KLAs हैं उनमें पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वर्ल्ड अराउंड अस, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी और क्रिएटिव आर्ट्स शामिल हैं। अब हम ये देखेंगे कि आईसीटी को इन तमाम एरियाज में किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो डेवलप हो सके। सबसे पहला KLA है पर्सनल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इस एरिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि चिल्ड्रन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ सकें और दूसरों के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन कर सके। इस एरिया की पहली कॉम्पिटेंसी ये होती है कि चिल्ड्रन अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। आईसीटी इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है, जैसे एजुकेशनल गेम्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चे को डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम 100% आईसीटी पर रिलाय नहीं कर सकते। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ रिमाइंडर दे सकती है लेकिन ह्यूमन इमोशंस को फुली रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है। इस एरिया की दूसरी कॉम्पिटेंसी में चिल्ड्रन को टीम वर्क और कोलैबोरेशन सिखाया जाता है। आईसीटी के जरिए टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या क्लास ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता है, जहां बच्चे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं और एक दूसरे की पोस्ट देखते और कमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और सोशल इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होती है। तीसरी कॉम्पिटेंसी कल्चरल अवेयरनेस से रिलेटेड होती है। आईसीटी के जरिए टीचर्स वर्चुअल टूर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां बच्चे डिफरेंट कंट्रीज, बिल्डिंग्स और कल्चर्स को वर्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे उनमें डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन जो है वो डेवलप होती है। इसके बाद रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस की कॉम्पिटेंसी आती है, जिसमें आईसीटी टूल्स और इंटरकल्चरल एक्टिविटीज का यूज करके बच्चों को डिफरेंसेस एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। अगर क्लासरूम में डिफरेंट रिलीजन या कल्चर के बच्चे हों तो उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दिया जाता है, जिससे टॉलरेंस और रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होती है। इसी एरिया की नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्टेसी डेवलप करना शामिल होता है। टीचर आईसीटी का यूज करके डिजिटल सर्टिफिकेट्स दे सकता है उन स्टूडेंट्स को जो रिस्पॉन्सिबल और वेल बिहेव्ड हो। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन को भी समझना जरूरी है कि जो बच्चा बिल्कुल खामोश रहता है जरूरी नहीं कि वो अच्छा स्टूडेंट ना हो। कभी कभी खामोश जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है। आखिरी कॉम्पिटेंसी सिटीजनशिप और मोरल वैल्यूज से रिलेटेड होती है। आईसीटी के जरिए चिल्ड्रन को ग्लोबल कल्चर्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। इस तरह स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स बन सकते हैं।
ठीक है, अब हम अगले KLA की तरफ बढ़ते हैं जो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। ये एरिया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल से रिलेटेड होता है। सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स की कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं, जहां चिल्ड्रन लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली यूज करना सीखते हैं। आईसीटी के जरिए स्टोरी टेलिंग सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन राइम्स का यूज किया जा सकता है, जहां वर्ड साउंड्स के साथ अपीयर होते हैं। इससे स्टूडेंट के प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। रीडिंग स्किल्स के लिए आईसीटी का यूज डिजिटल लाइब्रेरीज की फॉर्म में किया जा सकता है। स्टूडेंट्स डिजिटल बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और सीखते हैं कि बुक्स को डिजिटल फॉर्म में किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे थीम्स, फेरी टेल्स और एडवेंचर स्टोरीज। इससे उनकी रीडिंग इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। राइटिंग स्किल्स के लिए आईसीटी बहुत यूजफुल होती है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड या स्टाइलस पेन के जरिए स्टूडेंट जो है वो लेटर फॉर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब टीचर बोर्ड पर लेटर्स लिखता है और स्टूडेंट उन्हें ट्रेस करते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 9 की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन ईसीई एज एन इनेबलर ऑफ इंक्लूसिवनेस। यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंक्लूजन क्या होती है और एजुकेशन में इसकी जरूरत क्यों होती है। इंक्लूजन का सिंपल मतलब है कि हर टाइप के बच्चे को, चाहे उनकी एबिलिटीज डिफरेंट हो या उन्हें कोई डिफिकल्टी हो, उन्हें इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाए और उन्हें सेम क्लासरूम में सीखने का मौका दिया जाए। यानी हम किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए सेपरेट नहीं करते क्योंकि उसे कोई डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी है, बल्कि हम उसे सेम एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। इसीलिए एजुकेशन में इंक्लूसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंक्लूजन के लिए आईसीटी क्यों जरूरी है। तो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हमें बहुत सी ऐसी डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे की डिफिकल्टीज को कम करने में हेल्प आउट करते हैं। सही है, स्पेशल चिल्ड्रन को अक्सर क्लासरूम में लर्निंग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर टीचर आईसीटी टूल्स का प्रॉपर यूज करे और इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन करे तो उन चैलेंजेस को काफी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। इसी वजह से इंक्लूसिव क्लासरूम में आईसीटी का रोल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन देखें तो यूनिसेफ के मुताबिक इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि तमाम चिल्ड्रन सेम क्लासरूम और सेम स्कूल्स में सीखें और उन्हें रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दी जाएं, चाहे वो चिल्ड्रन डिसेबिलिटी वाले हों या माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स हों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स और एबिलिटीज वाले जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें और ग्रो करें। जब क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है तो हर बच्चा अपनी यूनिक एबिलिटी से लर्निंग एनवायरनमेंट को एनरिच करता है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRPD इसको कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो 2006 में यूनेस्को के जरिए इंट्रोड्यूस की गई थी। इस कन्वेंशन में लगभग 50 आर्टिकल्स शामिल हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, PWDs हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है ये कन्वेंशन। इन आर्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 24 जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम में किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए और उन्हें जनरल एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन को 2011 में रेटिफाई किया था, यानी लीगली एक्सेप्ट किया था। इसके बाद पाकिस्तान में आईसीटी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया जो इवेंचुअली 2020 में पास हुआ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है कि इस बिल में आईसीटी का मतलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, ना कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस आर्टिकल की, इस बिल की बात हो रही है। ठीक है, ये बात स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको जो है वो क्लियर कर दिया गया है और इसे याद रखना भी
बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है यूजिंग आईसीटी टू मीट स्पेशल और एडेप्टिव नीड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इंक्लूसिव क्लासरूम्स में आईसीटी का यूज डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। कुछ मेन कैटेगरीज ऑफ डिफिकल्टीज होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक आईसीटी टूल्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जब बच्चा पार्शली या कंप्लीटली देख नहीं सकता। ऐसे बच्चे रिटन मटेरियल को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन ओरल मटेरियल्स को सुनकर समझ सकते हैं। इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए आईसीटी टूल्स जैसे डिजिटल रिकॉर्डर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर और ब्रेल कीबोर्ड यूज किए जाते हैं। ब्रेल कीबोर्ड में अल्फाबेट रेज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसे बच्चा जो है वो टच करके फील कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ब्रेली वर्कशीट और साउंड बेस्ड इंटरैक्टिव डिस्प्लेस भी यूज किए जाते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की लर्निंग को इजी बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें जो बच्चा है वो साउंड प्रॉपरली नहीं सुन पाता या उन्हें डिस्टॉर्टेड साउंड सुनाई देते हैं। ऐसे बच्चे ओरल इंस्ट्रक्शंस को समझने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। आईसीटी टूल्स जैसे साउंड एम्पलीफायर, लाइव ट्रांसक्राइब सॉफ्टवेयर और स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। लाइव ट्रांसक्राइब सॉफ्टवेयर टीचर की स्पीच को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इजीली रीड कर सकता है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। कुछ चिल्ड्रन जो है वो कॉग्निटिव या लैंग्वेज इश्यूज की वजह से अपनी बात प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में एक्सपर्ट्स जैसे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बच्चे की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर टीचर रेलेवेंट आईसीटी टूल्स जो है वो यूज करता है। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और पिक्टोरियल लर्निंग सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में बहुत यूजफुल होते हैं। कुछ चिल्ड्रन पिक्चर्स के जरिए बेटर समझते हैं, इसलिए पिक्टोरियल सॉफ्टवेयर उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इन तमाम चीजों में ना आप ध्यान से सुने और समझे। जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है ना, ठीक है, कि कम्युनिकेशन डिफिकल्टी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूजफुल है, या विजुअल इम्पेयरमेंट में या हियरिंग इम्पेयरमेंट में कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, क्या उनका रीजन होता है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ना ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें साथ साथ नोट डाउन करते जाया करें। ठीक है, ताकि आपको अपने एमसीक्यूज के लिए भी आसानी रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको फोकस करने और इंफॉर्मेशन याद रखने में ना उन्हें प्रॉब्लम होती है। ऐसे चिल्ड्रन के लिए स्पेशल आईसीटी टूल्स जैसे ओपन डायस्लेक्सिक फॉन्ट, एडेप्टेड कीबोर्ड और मॉडिफाइड कीबोर्ड यूज किए जाते हैं। ये टूल्स लर्निंग को इजी और एक्सेसिबल बनाते हैं और चिल्ड्रन को बेटर कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट कैटेगरी हमारे पास यहाँ आ जाती है डिफिकल्टी इन मूविंग अपर लिम्स, यानी जब बच्चे के हाथ या फिंगर्स प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए ट्रैक बॉल माउस यूज किया जाता है, जो नॉर्मल माउस से डिफरेंट होता है और इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इससे चिल्ड्रन कंप्यूटर को कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं और लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस टॉपिक को ओवरऑल कंक्लूड कर दें, तो आईसीटी का रोल सिर्फ इंडिविजुअल नीड्स को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि बैरियर्स को रिमूव करना भी है। आईसीटी को इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी वो सिर्फ सपोर्ट ही ना करे, बल्कि इंक्लूजन के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें भी रिमूव करे। अगर हम सब चिल्ड्रन को सेम ट्रीट करते हैं बिना उनकी नीड्स को समझे, तो इसे इंक्लूजन ब्लाइंड अप्रोच कहा जाता है, जो इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, यानी कि हमें हर किसी को हम एक ही तरीके से तो नहीं ट्रीट कर सकते ना। ठीक है, तो ये इफेक्टिव नहीं होती। टीचर्स के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर्स को ये चेक करना चाहिए कि क्लासरूम लेआउट आईसीटी यूज के लिए सुटेबल है या नहीं, क्या हर स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर या वर्क स्पेस अवेलेबल है, क्या टीचर इजीली क्लास मॉनिटर कर सकता है, और क्या टीचर अपने स्क्रीन को पूरी क्लास को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। ये सब चीजें इंश्योर करती हैं कि क्लासरूम ट्रूली इंक्लूसिव बन सके। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आईसीटी एंड ईसीई स्टेक होल्डर्स। यहाँ हम ये समझेंगे
के स्टेक होल्डर्स जो है वो कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स उस शख्स या ग्रुप को कहते हैं जिसका किसी सिस्टम या बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और जो उस सिस्टम से इफेक्ट होता है या उस पर असर डलता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी ईसीई में भी कुछ ऐसे लोग और ग्रुप्स होते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं और जिनका इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है। इन स्टेक होल्डर्स में आमतौर पर तो स्टूडेंट जो बच्चा है वो खुद, उसके पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकर्स जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेक होल्डर चाइल्ड है यानी बच्चा जो है। ठीक है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पूरा सिस्टम असल में बच्चे के गिर्द घूमता है। बच्चा ही वो मरकजी किरदार है जिसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं और जिसके लिए पेरेंट्स अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। बच्चा पैदा होते ही सीखना शुरू कर देता है। ये मुमकिन ही नहीं कि बच्चा दुनिया में आए और उसका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट ना हो। वो हर वक्त अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और फिर धीरे धीरे चीजों को समझता रहता है। बच्चे नेचुरली बहुत क्यूरियस होते हैं, उन्हें हर चीज के बारे में जानना और एक्सप्लोर करने का शौक होता है। ये क्यूरियोसिटी उनकी इनबॉर्न स्ट्रेंथ होती है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चों को एक क्लियर एम और अचीवमेंट की डायरेक्शन दें ताकि उनकी एबिलिटीज जो है वो सही तरह डेवलप हो सकें। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का मकसद भी यही होता है कि बच्चे की इनर एबिलिटीज और पोटेंशियल को समझा जाए और उन्हें डेवलप किया जाए, क्योंकि बचपन की एजुकेशन ही फ्यूचर की फाउंडेशन बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर की जो कि हैं पेरेंट्स यानी वालिदैन। पेरेंट्स बच्चे की जिंदगी का सबसे पहला दरवाजा होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है और अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही देखता है। इसीलिए पेरेंट्स बच्चे का पहला ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं। पेरेंट्स जो है वो सिर्फ टाइम और पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि वो जेनेटिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं, क्योंकि कुछ क्वालिटीज और ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इस सिलसिले में हम नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी देखते हैं, जहां ये डिबेट होती है कि एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है या जेनेटिक्स। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को सेफ और हैप्पी प्लेस बनाएं ताकि बच्चे खुद को महफूज महसूस करें और घर वापस आने से ना डरें। ठीक है, इसके साथ साथ पेरेंट्स का इसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते तो वो रिजल्ट्स हासिल नहीं हो पाते जो हम चाहते हैं। इसीलिए पेरेंट्स की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन भी जरूरी होती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि वो अपने बच्चे की लर्निंग में किस तरह मदद कर सकते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हमारे पास है वो है टीचर्स यानी असातिज़ा। टीचर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल एलिमेंट होता है। अगर टीचर ना हो तो पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। टीचर ही वो शख्स होता है जो लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाता है और एजुकेशन को इफेक्टिव बनाता है। टीचर एजुकेशन की क्वालिटी की जिम्मेदार होती है। अगर टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसका असर सीधा बच्चों की लर्निंग पर पड़ेगा। टीचर, पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान लेसन यानी लिंक का काम करता है। जब बच्चा पहली बार घर से स्कूल आता है तो उसकी लाइफ में सोशल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। इस वक्त टीचर ही वो शख्स होता है जो बच्चे को इस चेंज से एडजस्ट करने में हेल्प करता है। टीचर को अक्सर बच्चे का पहला सोशल गाइड भी कहा जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा सबसे पहले टीचर से ही सोशल इंटरेक्शन करता है। बहुत से बच्चे अपने टीचर्स की बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए टीचर का रोल बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल एडमिनिस्ट्रेशन की। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाए जो ईसीई सिस्टम को हेल्दी और इफेक्टिव बनाए। उनकी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौके भी प्रोवाइड करता है ताकि टीचर्स अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटी के दरमियान भी लिंक का काम करता है, इसलिए उनका रोल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आखिरी स्टेक होल्डर जो है वो है पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स।
पॉलिसी मेकर्स का रोल सिस्टम की बुनियाद रखना होता है। उन्हें ये देखना होता है कि जो ईसीई करिकुलम बनाया जा रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। अगर करिकुलम और पॉलिसीज स्ट्रांग होंगी तो आईसीटी जैसे मॉडर्न चीजों को एजुकेशन में आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पॉलिसी मेकर्स को ये भी इंश्योर करना होता है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज किया जाए। जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी मिलकर काम करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स का रोल इसी सिस्टम की सक्सेस में बहुत ही अहम माना जाता है। अगर हम इस टॉपिक का ओवरऑल नतीजा देखें तो हमें ये समझ आता है कि ईसीई सिर्फ एक टीचर या एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं होता, बल्कि ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की ज्वाइंट एफर्ट होती है। चाइल्ड, पेरेंट, टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकर्स, ये सब मिलकर ही एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल ईसी सिस्टम जो है वो बनाते हैं। जब ये तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से निभाते हैं तो बच्चों को बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनका फ्यूचर मजबूत बुनियादों पर तैयार होता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर समझ आया होगा, तमाम टॉपिक्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर आपके कोई सवालात हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे चैनल को अपने फेलो स्टूडेंट तक भी जरूर पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।